हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। कंपटीशन रूफ चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम केवीएस, नवोदय एंड डीएसएसबी का टारगेट लेकर चल रहे हैं और हिंदी साहित्य को समर्पित ये चैनल है। मोस्टली वीडियोस इस चैनल पर हिंदी साहित्य की ही अपलोड की जाती हैं। तो आज हम कई चरणों में यहाँ पर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर उपन्यास जैसे शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ कहानियाँ जैसे आकाशदीप, भाग्य अपना अपना, ये सब कहानियाँ भी मैं यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटीज़ की कुछ महत्वपूर्ण जो पाठ हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी, केवीएस के एग्ज़ाम में भी और नवोदय के एग्ज़ाम में भी वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कई सारे चरणों को लेकर जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले गद्य विधा को शुरू किया था। गद्य विधा में जो है हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। हमें बहुत बहुत बड़े उपन्यास को सारा उपन्यास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि DSSB और नवोदय और केवीएस में जो जितनी जानकारी हमें चाहिए उसके लिए उतना ही मैं केवल यहाँ पर मैटर उपलब्ध करवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने से क्या होता है, हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है पहले ही, तो हमें लिमिट में और अपने फोकस होकर ही पढ़ना है, ताकि भटकाव की स्थिति हमारे पाठ्यक्रम में ना हो और हमारी तैयारी जो है सही दिशा में रहे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो सही दिशा में रहे। बहुत ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने से क्या होता है कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। तो चलिए, मुझे लगा कि ये कुछ जानकारी, सटीक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। आप अपनी तैयारी को सटीक रखिए। अगले चरण में मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोग जो है उपन्यास और कहानी को पढ़कर रखिए। मैं बेस्ट 200 या 250 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, जहाँ से आपके उपन्यास और कहानियों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको उसका बेसिक तैयार रखना होगा। जैसे मैंने कुछ बेसिक आपको जो उपन्यास मैंने 2 प्रोवाइड करवाए हैं वहाँ पर भी बताया है, कुछ ट्रिक्स बताई है, तो आप बेसिक अपना तैयार रखिए। प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगी। चलिए, सबसे पहला आज जो हमारी ये जो अपनी आज कहानी है वो हमारी है भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हम लोग रटते रहते हैं कि अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। ये एक तो ये याद रखना हमें हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है कि अमृतसर आ गया सबसे पहले तो एक कहानी है, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये उपन्यास विधा है, ये कहानी विधा है, ये एकांकी है, क्या है। तो पहले आपको याद रखना है कि अमृतसर आ गया एक कहानी है, ठीक है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अमृतसर आ गया कुछ उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष किसी भी बुक में हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो गलत मैं फैक्ट आप लोगों को देना नहीं चाहती हूँ। अमृतसर आ गया जैसा कि कहानी से ही आप लोगों को लग रहा है कि अमृतसर के बारे में कुछ ये बातें होंगी, या अमृतसर आ गया कि अमृतसर तक आप लोगों को भी पता है। यहाँ पे अपने पंजाब में अमृतसर एक जगह है और एक जगह वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक अमृतसर है, तो उसी से संबंधित ये कहानी है। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी, ये भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस समय की कहानी है। तो अलग होने की स्थिति में भारत ने किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ा, लोगों को किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा, हिंदू और मुस्लिम में किस प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ गई थी, और सांप्रदायिकता बढ़ने के साथ साथ लोगों को कितने ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ा, वो सभी इस कहानी में बताया गया है। यहाँ पर जिस अमृतसर की बात ली गई है वो अपने पाकिस्तान का अमृतसर है, वहाँ की यहाँ पर बात बताई गई है। जब हमारी भारत से अमृतसर तक ट्रेन जाती है और अमृतसर से भारत में ट्रेन वापस आती है, और जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे उस समय पर इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा भयंकर माहौल हो गया था कि जो है लोगों से मरी हुई, लोगों से ट्रेनें भरी हुई आती थी। उस समय पे लाश से भरी हुई ट्रेनें वापस आती थी पाकिस्तान से भी और भारत से भी। तो इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में मतलब सांप्रदायिकता बढ़ गई थी। चलिए, अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है, जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है। ये जो ट्रेन है कहाँ से आ रही है, लाहौर से आ रही है। रेलवे के डिब्बे में ऊपर की बर्थ पर कुछ पठान बैठे हैं। यहाँ पर और किसकी बात आ रही है कि ट्रेन यहाँ पर अमृतसर आ गया, मतलब
किसी स्टेशन की बात हो रही है, ट्रेन कहाँ से आ रही है, लाहौर से आ रही है। लाहौर कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में एक जगह है। तो उस ट्रेन में अलग अलग धर्म के व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसमें अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग यहाँ पे क्रियाएं कर रहे हैं। उनकी क्रियाओं से पता हमें चल रहा है इस कहानी में कि क्या क्या उस समय देश में हो रहा था। तो रेलवे के डिब्बे में ऊपर की बर्थ पर कौन बैठे हैं, कुछ पठान बैठे हैं। नीचे की बर्थ पर लेखक बैठे हैं, एक मोटा सा सरदार है। लेखक कौन है, मतलब भीषम सहानी है। एक दुबला पतला हिंदू बाबू है और एक बुढ़िया बैठी हुई है जो माला जप रही है। पठान गाड़ी चलते ही उबला मांस रोटी नान निकाल कर खाने लगता है और बाबू को कहते हैं, किंतु बाबू दाल खाता है इसलिए दुबला पतला है, वह मेरी तरह रोटी मांस खाने से मोटा हो जाएगा। ये किसकी बातें चल रही हैं, पठान की बातें चल रही हैं और बाबू की बातें चल रही हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल भी देखा होगा, जब हम किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से हमारी कुछ समय के लिए एक मित्रता हो जाती है और बातचीत करने से क्या होता है, हम लोग खाना भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से पूछते भी हैं या मजाक भी हमारा उस यात्रा के दौरान में शुरू हो जाता है। तो वही मजाक थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखाया गया है। बाबू हंसकर चुप हो जाता है। बीच की किसी स्टेशन पर एक मुसाफिर संदूक में बहुत सारा सामान लेकर गाड़ी में चढ़ता है। क्या होता है कि बीच में किसी स्टेशन पर कोई एक अनजान मुसाफिर होता है जो बहुत सारा सामान लेकर आता है। उसके पीछे उसकी औरत होती है, उसकी बेटी भी होती है। संदूक चढ़ा देता है और औरत बेटी भी चढ़ जाती है, परंतु कुछ सामान ऊपर नहीं चढ़ पाया है। भीतर बैठा सरदार चिल्लाता है, इस डिब्बे में जगह नहीं है, उतर जा। तभी ऊपर बैठा पठान आदमी को लात मारता है जो उसकी औरत के कलेजे पर लगती है। बुढ़िया चिल्ला उठती है, अरे चुप रहो, उसे आ जाने दो, क्यों रोक रहे हो। तभी स्टेशन आ जाता है। पठान कुछ कहे इससे पहले ही बाबू उतरकर कहीं से लोहे की एक छड़ लाकर उस सीट के नीचे छिपा देता है। यहाँ पर आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का एक डर का माहौल है कि बाबू जो है एक लोहे की छड़ लेकर आता है और जिसे वो सीट के नीचे छिपा देता है। क्योंकि क्या पता चल गया था उस बाबूजी को, क्योंकि बगल के शहर में आग लग चुकी है जिसका धुआं स्टेशन से ही दिखाई दे रहा है। अगले स्टेशन पर कोई मुसलमान गठरी लेकर चढ़ता है और चढ़ते समय या अली बोलता है। उसकी बीवी भी उसके साथ चढ़ने के लिए दौड़ती है। तभी बाबू उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार कर देता है। ये आप समझ गए होंगे कि मुसलमान जैसे ही चढ़ता है और या अली बोलता है, मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया, मुसलमानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हो रहा था। खून उसके सिर के दोनों कानों से निकलकर चेहरे पर गिरता है। कुछ देर तो उसके हाथ दरवाजे के डाले को पकड़े रहते हैं, फिर डंडे से छूटकर वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही दर्दनाक एक व्यथा दिखाई गई है कि मुसलमान के चढ़ने पर किस प्रकार बाबू उस पर जो है एक डंडे से वार करता है और वो बेचारा वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर तक वो उसको पकड़े रखता है। जो अपना ट्रेन में जब हम चढ़ते हैं तो दरवाजे के साथ कुछ डंडे से लगे होते हैं, उनको पकड़कर व्यक्ति चढ़ता है, लेकिन वो उनको थोड़ी देर तक ही पकड़े रहता है। और किस प्रकार से यहाँ पर संवेदनहीन लोग हैं कि कोई बाबू को रोकता तक भी नहीं है और वो स्टेशन पर गिर जाता है। ये आप यहाँ पे इस कहानी में देख सकते हैं। आगे देखते हैं। उसकी बीवी उसके पास ही ठहर जाती है। सरदार कहता है, बाबू तुम देखने में तो कमज़ोर लगते हो, पर तुम्हारे डर से पठान भाग गए और तुमने उस आदमी का सिर एक ही बार में फाड़ दिया। बाबू के कौन है ये बाबू, जिसके बारे में पठान जब उसको खाना पूछ रहा था तो बोल रहे थे तुम तो दुबले पतले हो, तुम मोटे हो जाओगे, लेकिन ये दुबला पतला व्यक्ति ही उस मुसलमान व्यक्ति पर क्या कर देता, वार करता है। तभी पठानों के कुछ साथी बाहर दिखाई पड़ते हैं और इस डिब्बे में बैठे पठान उनसे जाकर मिल जाते हैं। बाबू उन्हें माँ की गाली देता है, पर पठान चुपचाप बिना कुछ कहे उतरकर दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। अमृतसर आ गया। इस प्रकार कहानी में विभाजन की मानसिकता और उससे उत्पन्न जुनून को यहाँ पर दिखाया गया। आप लोग देख रहे होंगे कि अमृतसर तक आते आते किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के अंदर में गुस्सा, एक नाराज़गी और किस प्रकार से यहाँ पे विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे और ट्रेन में सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया था। तो वही यहाँ पर घटनाओं का उस समय का जिन लोगों ने विभाजन की त्रासदी को झेला है वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, डर के माहौल में अमृतसर आ जाता है। इस प्रकार कहानी में विभाजन की मानसिकता और उससे जुनून को दिखाया गया। ये एक सार्थक कहानी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो ये किसकी कहानी है थोड़ा सा आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसमें कौन कौन है, एक मोटा सरदार है, बाबू हैं, इसमें लेखक स्वयं है, भीषम सहानी जी हैं,
और एक यहाँ पे पठान है। तो इस तरीके के यदि आपसे पात्र पूछे जाते हैं तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। दूसरा किससे संबंधित कहानी है ये? विभाजन की त्रासदी पर आधारित ये कहानी है। चलिए आज ही हम दूसरी कहानी भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे टू द पॉइंट बता रही हूँ, बहुत कुछ जानने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, इतना भी पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन पहले आगे की जो कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में इस कहानी का नाम बदलकर उन्होंने रोज रख दिया था। अब सबसे पहले गैंग्रीन, अपने लेखक को याद रखना है, आज्ञा जी हैं। आज्ञा जी कैसे लेखक हैं? मनोविश्लेषणवादी हैं। कौन कौन है मनोविश्लेषणवादी? आज्ञा हैं, जैनेन्द्र हैं, और कौन है यहाँ पे? इलाचंद्र जोशी हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछा भी जाता है। तो आज्ञा जी जो हैं, गैंग्रीन का अर्थ हम एक बार जान लेते हैं। गैंग्रीन क्या होता है? यदि व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उससे हमेशा एक पीड़ा बनी रहती है, वो पीड़ा जो है ठीक नहीं होती है, तो इसीलिए इस कहानी का नाम गैंग्रीन रखा गया था। यहाँ पर जो गैंग्रीन कहानी है ये हमारी जो हाउस वाइफ होती हैं उनसे संबंधित कहानी है। शादी के बाद औरत की ज़िंदगी एक गिनी चुनी चीज़ों में ही उलझ कर रह जाती है कि उसको पति के लिए ये काम करना है, बच्चे के लिए ये काम करना है। उसकी जो है घर में ही एक जीवन शैली घर तक ही सीमित रह जाती है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। और वो जो है जो औरत होती है वो हमेशा एक शिकार रहती है, अपने अकेलेपन का, अवसाद का वो शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं होता, रोज़ ही एक ही जीवन शैली को वो जीती है। उसी को यहाँ पर ये लेखक ने दिखाया है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वो मालती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। मैं शैली में, सबसे पहली बात तो ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है। लिखी गई ये कहानी स्त्री के सरोकार से जुड़ी हुई है। मालती इस कहानी की नायिका है। शादी के बाद मालती मेरे यहाँ आई है, जो दूर के रिश्ते में मेरी बहन लगती है, पर बहन कम सखी ज़्यादा है। आप लोग अपनी माता या अपनी बहन की जीवन शैली भी देख सकते हैं कि उनकी जीवन शैली कहाँ तक सीमित है। यदि वो जॉब वाली नहीं है, यदि वो जॉब करती हैं कहीं बाहर में, तो उनकी जीवन शैली अलग हो सकती है। लेकिन यदि वो जॉब नहीं करती हैं और घर के काम तक ही सीमित है, तो आप उनकी जीवन शैली को समझ सकते हैं और अपनी माँ और अपनी बहन का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और ये भी आप सोच सकते हैं, ये संवेदना को भी अपने अंदर जगा सकते हैं आप कि किस प्रकार वो भी इन चीज़ों का शिकार हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, अक्सर हमने माँ को गुस्सा करते हुए बहुत देखा है, पिता को हमने कम गुस्सा करते हुए देखा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि माँ रोज़ रोज़ एक ही काम करती है, उसके जीवन में कुछ भी नयापन नहीं होता है। तो यहाँ पर मालती के माध्यम से यही दिखा रहे हैं कि शादी के बाद मालती मेरे यहाँ आई है, जो दूर के रिश्ते में मेरी बहन लगती है, पर बहन कम सखी ज़्यादा है। मालती का एक बच्चा टीटी है। टीटी को भी याद रखना आप लोगों को। एक तो मालती याद रखना है, मालती किस कहानी की है? रोज की है, और टीटी उसका बच्चा है। अब मालती चुप रहने लगी है। उसकी निराशा, घुटन, यांत्रिकता मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले तो वह ऐसी नहीं थी। आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं। 1-2 साल जीवन का उनका अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद वो चुप रहने लगती हैं, वो ज़्यादा बोलती नहीं है। उसका कारण क्या होता है? वो अंदर से निराश हैं, वो घुट रही हैं अंदर से। कहानी यहाँ पे 2 भागों में बटी हुई है। उनके संवादों में नीरसता है, उदासी, निराशा, मनस्थिति का यहाँ पे चित्रण किया गया है। पहले जब यह कहानी प्रकाशित हुई थी तब गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, परंतु बाद में आज्ञा जी ने इसे रोज नाम से प्रकाशित किया था। आप समझ गए होंगे बाद में रोज नाम क्यों रखा होगा, क्योंकि रोज नाम ही इस कहानी का ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक भी लगता है, क्योंकि रोज की दिनचर्या के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। मालती की दिनचर्या रोज से व्यक्त होती है। उसके पति डॉक्टर महेश्वर का नाम याद रखना एक पात्र है यहाँ पे। 2:30 बजे अस्पताल से लौटते हैं। उसके बाद 3 बजे वह खाना खाती है। यह रोज की दिनचर्या है, कहीं कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वास्तविक है। मालती घर के अंदर बर्तन मांजती है। बच्चा पलंग से गिर पड़ता है, वह भीतर भागती है। 5वें संस्करण में इसका नाम रोज रख दिया गया है। मालती को यांत्रिक मानसिकता का, वैवाहिक स्त्री की नीरसता, यांत्रिकता का चित्रण किया गया है। वह खुलकर अपना दुख या सुख प्रकट नहीं करती है। वैवाहिक, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
जैसे नारी की घुटन को कोई बहुत महत्व नहीं देता। वो कहते हैं कि पति अच्छा कमा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कष्ट है इसके जीवन में। लेकिन कभी भी कोई ये नहीं सोचता है कि नारी भी कभी अपनी पहचान के लिए जीती है या नहीं, उसके मन की भी कुछ इच्छाएं होंगी, उसकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है और वो इस दुख को कभी व्यक्त भी नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को निभाने में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो स्वयं के लिए कभी समय नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर वैवाहिक नारी का जीवन गैंग्रीन से पीड़ित व्यक्ति जैसा हो जाता है। मतलब एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो ठीक हो नहीं होती और हमेशा एक दर्द की स्थिति बनी रहती है। लेकिन पूरे जीवन को जब गैंग्रीन हो जाए तब वह क्या करे? वैवाहिक जीवन के बाद स्त्री का जीवन किस प्रकार घुटन नीरसता से भरा होता है, इसका चित्रण मालती के जीवन के माध्यम से लेखक ने बखूबी निभाया है और इसमें उसने सफलता भी प्राप्त की है। आप लोगों को आई होप ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट जल्दी ही, और बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि पहली बार आए हैं और DSSS की तैयारी कर रहे हैं, KVS या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन आ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।